हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आप इंटरफ़ेस में देख रहे हैं, हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1। जी हाँ, ये वो पाठ्यपुस्तक है, जो हमारे स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा आरबीएससी की मूल पाठ्यपुस्तकों में से पढ़ाई जाती है। ये वो पाठ्यपुस्तक है, जो राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। और हमने इस चैनल के माध्यम से हमारा राजस्थान कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की जो मूल पाठ्यपुस्तकें हैं, जो आरबीएससी गाइडलाइन के अनुसार तैयार की गई है और जिनसे राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान जो सिलेबस बनता है, वो इन्हीं पाठ्यपुस्तकों में से हूबहू टॉपिक देखने को आपको मिल सकते हैं। तो अब तक हमने इस पाठ्यपुस्तक के टोटल जो अध्याय हैं, जिनसे राजस्थान जीके कवर अप होता है, जिनसे हमारा जो सिलेबस है वो कवर अप होता है, चाहे वह किसी भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्यों ना हो। राजस्थान से जितने भी जीके के टॉपिक पुट आउट होते हैं, वो इन्हीं पाठ्यपुस्तकों में से होते हैं। अब तक हमने इस पाठ्यपुस्तक को बढ़िया तरीके से और बड़े सहज तरीके से लाइन टू लाइन इनके अध्यायवार अध्ययन कर लिया है। अब तक हमने इसके टोटल अध्यायों को पढ़ लिया है। आज इस पाठ्यपुस्तक को हमने कवर अप करके कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस पाठ्यपुस्तक के अलावा जो कक्षा 7 की जो अपडेट किताब है, 41 जिलों के अनुसार तैयार की गई है, उन किताब को शुरू करने वाले हैं। और अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं चैनल को और पहली बार हमसे जुड़े हैं, हमारे पारिवारिक सदस्य के रूप में जुड़े हैं हमसे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस मुहिम को शेयर कीजिएगा। तो आज हम इस पाठ्यपुस्तक को कंप्लीट किया है और कल आज से ही हम इस कक्षा 7 की इस हमारा राजस्थान थीम को आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2 को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जिस प्रकार से आपको इंटरफ़ेस में दिखाई दे रहा है, आज हम पढ़ेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2 को। इस पाठ्यपुस्तक के जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्याय हैं, उनको हम बढ़िया तरीके से लाइन टू लाइन देखने वाले हैं। एक भी जो तथ्य है, वो हम स्किप नहीं करेंगे। आप भी हमसे इस तरह की इस मुहिम से जुड़िए। दिशा और दशा अगर आपकी सही रहेगी और हमारी तरह आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, हम आप देख सकते हैं अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम पूरे डेडिकेशन के साथ और निरंतरता के साथ हमने शर्त ले रखी है कि हम आपको निरंतर इस तरह के अध्याय उपलब्ध कराने वाले हैं, जिससे हम टॉपिक वाइज़ एक-एक अध्याय को लगातार पर डे के हिसाब से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारा परिश्रम भी ज़ाया होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 को, कक्षा 7 हमारा राजस्थान भाग 2 को, अध्याय नंबर 1 वन एवं वन्यजीव, बिल्कुल ही अपडेट किताब के अनुसार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस अध्याय की। अध्याय नंबर 1 है वन एवं वन्यजीव संरक्षण। कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर एक नए विद्यार्थी से उसका नाम पूछा तथा सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत है। देखिए ये सब चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये आप सोच रहे हो कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हमारे टॉपिक से सब रिलेटिव है। देखो किसी भी आप किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हैं, विद्यार्थी ज़रूर हैं, किसी भी चीज़ की भूमिका अगर निर्माण हो जाती है, तब हम चीज़ें कॉन्सेप्ट वो क्लियर रूप से समझ में आता है। अगर आप जब तक किसी भी चीज़ का भूमिका निर्माण तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो हम इस पाठ की भूमिका निर्माण करते हुए चलेंगे। मेरा नाम ईशान है और मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत है। उसका हाल ही में भरतपुर में से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। वे केवलादेव गना पक्षी विभाग में कार्यरत थे। देखिए अब देखिए, हमारे टॉपिक से रिलेटिव पर्सन बन गया कि वो कहाँ थे? केवलादेव गना पक्षी विहार,
उद्यान में कार्यरत थे। शिक्षक ने बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन, सारस, बगुला, बयां, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। देखिए, एक-एक लाइन इन पाठ्य पुस्तकों की, आरबीएससी की एक-एक लाइन मैं बार-बार जोर देके बोल रहा हूँ। आरबीएससी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उनकी एक-एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो इसकी एक जो क्विज़ श्रृंखला भी हम लेके आएँगे आप तक। और अब इससे पहले हमने कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की जो मूल पाठ्य पुस्तक है, उसकी वन लाइनर तरीके से और वो क्वेश्चन श्रृंखला आपको करवा भी दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं। तो साइबेरियन क्रेन, सार्स, बगुला, बयां, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण हैं। अब इसके बाद में वनों का महत्व। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों का आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनकी प्राप्त होने वाली लकड़ी से उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। आप इस प्रकार से जो पढ़ रहे हैं ना, अगर आप लाइन टू लाइन चीज़ों को क्लियर करेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि आज तक जो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान जीके के जो पैटर्न को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, वो कथनीय प्रश्न पूछ रहे हैं। उसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं वनों के प्रकार। देखिए, आप वनों के प्रकार जो राजस्थान में वन संपदा, आपके टॉपिक की बात करें, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका ये टॉपिक बनता है राजस्थान की वन संपदा और इसमें से प्रश्न पुट आउट होता है। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग, कितना भाग? 10वां भाग वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में। देखिए कितने प्रश्न, कितने सुंदर प्रश्न पुट आउट हो रहे हैं और इसी से वो प्रश्न पूछता है राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? वो वन क्षेत्र है, 10वां भाग। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला चूरू है। प्रश्न बन रहे हैं, नोट डाउन कीजिएगा इसे। जब भी आप हमारे चैनल पर विजिट करें तो अपनी पेन कॉपी साथ में रखिएगा। वनों को आरक्षित आधार पर, प्रशासनिक आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, वनों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 3 भागों में। कौन-कौन से? आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। थर्ड ग्रेड 2022 में पहला प्रश्न आप जाके देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपका यही आया था कि निम्न में से वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण के अनुसार वन नहीं है। आरक्षित दे रखा था, सुरक्षित रखा था, अवर्गीकृत दे रखा था और एक चौथा ऑप्शन वर्गीकृत दे रखा था। तो देखिए आप इसमें वर्गीकृत तो है ही नहीं। तो वो पर्सन जिसने भी सही तरीके से रीड किया, वो पर्सन सही करके आए थे। पहला प्रश्न बनता था वो। आरक्षित वन, यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने, लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। कुल वन क्षेत्र के लगभग एक तिहाई प्रतिशत आरक्षित वन है। बात करते हैं सुरक्षित वनों की। यह वन भी सरकारी नियंत्रण में ही आते हैं वैसे तो। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति दी जाती है। कुछ स्थिरता दी जाती है यहाँ। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक ज़्यादा फैले हुए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सुरक्षित वन ही है, अगर आप राजस्थान के अकॉर्डिंग बात करें तो। अब बात करते हैं अवर्गीकृत वनों की। अवर्गीकृत वनों में इस श्रेणी के वन में पशु चराने, लकड़ी काटने और किसी प्रकार की कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। बिल्कुल खुली छूट होती है। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। देखिए, अब देखिए, हमने ऊपर पढ़ा था प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। हमने अभी तक पढ़ा था कितने? वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बाँटा गया है और भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बाँटा गया है? अब पढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में विभाजित करती है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु
वर्षा की मात्रा, मिट्टी की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से विविध वनों को 3 भागों में बाँटा गया है। प्रश्न सीधा पुट आउट हो सकता है कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितने भागों में बाँटा गया है? तो वो 3 भागों में। पहला है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। ये वन राजस्थान के शुष्क, अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। यह उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, डीडवाना, कुचामन। देखिए, बिल्कुल ये अपडेट किताब है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल ये 41 जिलों के अनुसार है। देखिए ये वन उष्णकटिबंधीय कंटीले वन कहाँ पाए जाते हैं? ये बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बालोतरा नया जिला बना है, नागौर और डीडवाना कुचामन बिल्कुल नया जिला बना है, जोधपुर, फलोदी, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियाँ और कंटीले वन पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष देखिए उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों के जो जो मुख्य वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं? रोहिड़ा, खिजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम। इस मस्तूलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। इसे मरुद्भिद वनस्पति भी कहते हैं। इन वनों की विशेषता प्रश्न बन सकता है। प्रश्न अगर कथनीय प्रश्न पूछेगा तो भी इस प्रकार से पूछ सकता है कि निम्न में से उष्णकटिबंधीय वनों कंटीलेदार वनों की विशेषता नहीं है। तो यह तापमान अधिक और वर्षा कम, यहाँ तापमान अधिक और वर्षा कम होती है, बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र में वनों वृक्षों को की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। वाष्पीकरण कम होता है, यहाँ तापमान अधिक रहता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है, जिससे ये जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। खिजड़ी खिजड़ी बहुमूल्य उपयोगी वृक्ष है। खिजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन रहा है। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खिजड़ी को। यह राज्य वृक्ष भी है, राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। देखिए, एक तो राजस्थान का कल्प वृक्ष खिजड़ी है, एक राज्य वृक्ष भी है, इसके बाद में राज्य वृक्ष भी है और कल्प वृक्ष भी है। अब रोइडा, ये राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। ये सब उष्णकटिबंधीय कटीले वनों की वनस्पतियां हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन 2 नंबर वाले आते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कौन से होते हैं? इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। प्रश्न बन सकता है मानसूनी वन कहलाते हैं। प्रश्न बन सकता है कि मानसूनी वन कहलाते हैं। देखिए, तो इसमें आएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इसके बाद में ऐसे वन मुख्य दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर। प्रश्न बनेगा कि उष्णकटिबंधीय शुष्क वन किन जिलों में पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। देखिए, सिरमौर बिल्कुल नया जिला बना है। चित्तौड़गढ़, अलवर, कोटपुतली, बहरोड बिल्कुल ही अपडेट किताब है। अजमेर, ब्यावर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, देखिए सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोक, डाक और साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती हैं। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये जहाँ पत्तियां गिराते हैं वही तो पतझड़ कहलाते हैं। अब बात करते हैं आगे 3 नंबर भौगोलिक दृष्टि से। तीसरा है अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। एक मानसूनी वन हो गई और एक रेतीले वन हो गई और एक सदाबहार वन हो गई। ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इसे सदाबहार वन कहा जाता है। ये सिरोही जिले की माउंट पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न सीधा बनेगा, सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस चित्र को। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान की। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान भी। राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान में वन्य जीव अभयारण्य और सुरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति वन जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट बात लिखी गई यहाँ।
कि राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन से? केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स बिल्कुल नया बना है। अब बात करते हैं केवलादेव की। केवलादेव में क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। पहला प्रश्न ये बन गया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर में। यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगुले, बयाब, कोयल, बटेर आदि पाए जाते हैं। साइबेरियन क्रेन राजस्थान के किस अभयारण्य में पाया जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो वो केवलादेव में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह सवाई माधोपुर में। पहला प्रश्न बन गया केवलादेव कहाँ है? भरतपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सवाई माधोपुर में। यहाँ बाघ, भालू, चित्तल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय बाघों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यह कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों रावतबाटा जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गिद्धड़, भेड़िया, सांबर, चित्तल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। आप ऐसे पहले मैप में देख लीजिएगा, बढ़िया तरीके से इस मैप को कवर कर लीजिए। देखिए पहले बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है। इसके बाद में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाईमाधोपुर में है, और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि कोटा में है। तो आप इसे देख सकते हैं, गजनेर वगैरह। ये देखिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव उदाहरण है। देखिए राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में है, गजनेर बीकानेर में है, और ये नाहरगढ़ जयपुर में है। और इसके बाद बात करें फुलवारी किन्नाल सवाईमाधोपुर में। इसके बाद इस प्रकार से प्रश्न बहुत ज़्यादा पुट आउट होते हैं। आप मैप के जरिए भी बढ़िया तरीके से इसे कवर कर सकते हैं। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। मुकुंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों में मिला जुला असर है इसका। वन्य जीव अभ्यारण्य का अर्थ अभय और अरण्य, भयमुक्त वन अर्थात ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित घूम सके। इसी उद्देश्य के लिए राजस्थान द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया गया है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभ्यारण्य जिसमें महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य ये हैं। देखिए पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान एवं जीव अभ्यारण्य जैसलमेर बाड़मेर दोनों में। गोडाउन की संरक्षण है राष्ट्रीय मरु उद्यान। भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय। प्रश्न बन सकता है राज्य पक्षी गोडाउन है वो राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य जोधपुर में। जैसलमेर और बाड़मेर में, सॉरी, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर और बाड़मेर में। केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? केवलादेव सवाईमाधोपुर और करौली दोनों में संयुक्त रूप से हैं। बगेरा, चित्तल, ये भेड़िया और खरगोश। इसके बाद में फुलवार कुमलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये 3 जिलों में है, राजसमंद में, पाली में और उदयपुर में। बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय। फुलवारी किन्नाल अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में। फुलवारी किन्नाल अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में। और बाघ, चित्तल, सियार, भेड़िया और सांबर ये भी इसमें पाए जाते हैं। सरिस्का वन्य अभ्यारण्य अलवर में है। बाघ, जरख, सांबर, चित्तल। टोडगढ़ रावली और वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद ब्यावर के बीच में। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद सीता माता प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में उड़न गिलहर के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद माउंट आबू ये रीछ के लिए, जंगली मुर्गे के लिए माउंट आबू अभ्यारण्य। प्रश्न बना था 2022 के एग्जाम में, ये प्रश्न आया था कि जंगली मुर्गे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू अभ्यारण्य वो जो कि सिरोही के अंदर है, वो जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी में। इसके बाद में जम्मा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर चंबल की नदी के किनारे। तो इसके बाद आपने ये मैप देखा। इसके बाद थोड़ा सा रहा है इसके पूरा पढ़ के चलिएगा। अब बात करते हैं आगे। इसके अतिरिक्त राजस्थान में ये देखिए बिल्कुल अपडेट किताब है, ज्वार सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। बांध बेट कहाँ है?
वन्यजीव अभयारण्य भरतपुर में। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों कहाँ हैं? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद बात करें सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, सवाई माधोपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये सवाई माधोपुर में। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ है? सवाई माधोपुर में। ये देखिए कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए आप देख लीजिए बढ़िया तरीके से। इसके बाद बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्य, जो कि केसर बाग वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में है। जयसवंत वन्यजीव अभयारण्य सिलंबुर में है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर में है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जयपुर में। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बारां में। ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य चूरू में। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर करौली बाघ संरक्षण परियोजना है तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सांबर, मैनार, किंचन वेटलैंड भूमि स्थल है जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा और पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। वन संरक्षण अधिनियम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधित 1988 अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? 33%। राजस्थान राज्य की नई जो नीति आई है, वन नीति आई है 2023 में, राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20%, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट आंकड़ा है कि राजस्थान राज्य की नई वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान के संपूर्ण भूभाग पर कितने प्रतिशत को आगामी 2 दशक में वनाच्छेद करने का लक्ष्य गया है? 20% भाग को, ताकि पारिस्थितिक पर्यावरण संतुलन बने रहे। के साथ साथ प्रदेश में सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए भी संपन्न हो सके। राजस्थान में वन क्षेत्र का लगभग 10% है। हमने सबसे पहले पढ़ा था ये लाइन। वनों की अंधाधुंध कटाई और जागरूकता के कारण, अभाव के कारण मनुष्य में राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार और संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। इसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? काजरी, जोधपुर के अंदर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आवरी, ये भी जोधपुर के अंदर है। इस संस्थान का उद्देश्य है शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनों और वन्य जीवों के विकास के हेतु अनुसंधान करना। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। तो ये थे आज के प्रश्न। अब बात कर लेते हैं, ये 2-3 प्रश्न है जो राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गुड़ावन। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। गंगानगर में तो बिल्कुल नहीं। और इसके बाद में उदयपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान का कल्पवृक्ष कौन सा है? कल्पवृक्ष राजस्थान का रोइडा, हमने पढ़ा था। रोइडा वो कल्पवृक्ष है। तो अब इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सीता माता वन्य जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये गुड़ावन के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे साइबेरियन क्रेन आते हैं। तो ये था आज का बिल्कुल अपडेट किताब के अनुसार कक्षा 7 का हमारा राजस्थान का पहला अध्याय। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आपसे ये फ्रेंडली रिक्वेस्ट रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ, अध्याय नंबर 2 के साथ, आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 के साथ। धन्यवाद।